हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। और मैं नाउन क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आजकल के बच्चों की पकड़ हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में है। और जब हम बच्चों को नाउन पढ़ाते हैं तो उनको ऐसे सिखाया जाता है नेमिंग वर्ड, यानी कि जिन शब्दों को हम नाम से पहचाने उनको कहा जाता है नेमिंग वर्ड। और उन नेमिंग वर्ड को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा और संज्ञा बेटा तीसरी क्लास तक आते आते हमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद इत्यादि सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का मतलब बेटा पर्सन, ह्यूमन बींग्स, कोई भी आदमी में चाहे आपका पुरुष है चाहे औरत है। और प्राणी में कोई भी जानवर जो जिसमें प्राण होते हैं। और वस्तु, आपकी कोई वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब इत्यादि। स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, दिल्ली, आगरा, मेरठ, भारत, कलकत्ता इत्यादि। या भाव के अंतर्गत आएंगे सुख, दुख, बुढ़ापा, खुशी इत्यादि के वर्ड भाव के अंतर्गत आते हैं। या भाव के स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। एक बार और हम पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। और आगे चलकर भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों भेद भाववाचक के होते हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है हमारा संज्ञा का भेद। उसके बारे में जानेंगे। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, हम भी अपने आप में विशेष होते हैं, यानी कि हमारा अपना नाम भी अगर आए तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। आपका नाम आए, मेरा नाम आए, आपके पिताजी का नाम आए, आपके दोस्त का नाम आए, कोई भी नाम आए, या किसी वस्तु का नाम आए जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि, या किसी जगह का नाम आए, ये सारे शब्द जब आए तो उनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, जैसे राम, मोहन, दिल्ली, गंगा आदि। अब राम, मोहन, दिल्ली, गंगा आदि के स्थान पर कोई और भी हो सकता है। राम के स्थान पर श्याम भी हो सकता है, मोहन के स्थान पर गोपाल भी हो सकता है, दिल्ली की जगह कलकत्ता हो सकता है, गंगा के स्थान पर यमुना हो सकता है। अब आ गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का बोध यानी कि उसकी जाति के बारे में बताएं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँगी। बगीचे में राधा खेल रही है। तो राधा को हम नाम से पहचानते हैं। तो जब राधा वर्ड आएगा तो हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया जा रहा, वहाँ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। किसी को नाम से पुकारा जाए तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और किसी की जाति बताई जाए तो वहाँ कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब मैं कहूँ राधा इधर आओ, तो एक राधा आएगी ना, अकेली राधा आएगी। अब मैं कहूँगी बच्चों इधर आओ, तो बहुत सारे बच्चों को मैं संबोधन कर रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक और तरह से हम जातिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। यानी कि मोस्टली व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है, और जातिवाचक में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण देते हैं जातिवाचक संज्ञा का। नेता यानी कि चुनाव में नेता लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। जब चुनाव होता है तो नेता लोग दावे करते हैं।
यहाँ किसी एक नेता के बारे में नहीं कहा गया, सभी नेताओं के बारे में कहा गया। तो इसलिए बहुवचन जब शब्द हो, जो शब्द बहुवचन को प्रस्तुत करे तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। और यहाँ अगर एक नेता की बात करें तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पेड़ यानी कि अगर एक पेड़ की बात करें, हमारे बगीचे में आम का पेड़ है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं कहूँ कि हमारे बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, तो होगी वो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार इमारत क्या होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है उनको इमारत कहा जाता है। आजकल शहरों में बहुमंजिले इमारत हैं, तो हम किसी एक इमारत की बात नहीं कर रहे, सभी इमारतों की बात कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ दिल्ली में लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, तो यहाँ हम लाल किले की बात कर रहे हैं ना, वहाँ लाल किले का नाम लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक बन गया, संज्ञा बन गई। और किसी एक इमारत का नाम ना लेकर केवल इमारत वर्ड यूज किया जाएगा, शब्द यूज किया जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार छात्र, अगर एक छात्र का नाम लेके बोलें, जैसे मोहन एक अच्छा छात्र है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और कक्षा के सभी छात्र बहुत अच्छे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला बेटा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे सुख, दुख, बुढ़ापा, खुशी इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, उनमें पहला भेद है हमारा द्रव्यवाचक। जिस शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ द्रव्य शब्द का द्रव्य का मतलब होता है बेटा कोई भी लिक्विड चीज़, पदार्थ, वस्तु, और धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, घी, सोना, ये तीनों द्रव्य हो गए। सोना एक धातु होगी, सोना लोहा धातु होगी, दाल एक पदार्थ हो गया। तो जो जिस शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको उदाहरण मैंने दे दिए। अभी द्रव्यवाचक का अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह को बोध करवाते हैं। समुदाय और समूह एक ही शब्द होता है बेटा, समुदाय यानी कि कई चीज़ों के समूह को समुदाय कहते हैं। समूह का बोध करवाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, झुंड क्या होता है, जब बहुत सी जानवर एक साथ घूम रहे हैं तो हम कहेंगे जानवरों का झुंड घूम रहा है। एक एक करके नहीं बोलेंगे ना, गाय घूम रही है, शेर घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। जंगल में जानवरों का झुंड रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेना में जो जवान होते हैं उनके समूह को सेना कहा जाता है। कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहा जाता है। एक छात्र से कोई कक्षा नहीं बनेगी, जब छात्रों के समूह को हम कक्षा कहेंगे। भीड़, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे भीड़। इसी प्रकार परिवार क्या होता है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के कई सदस्य मिलकर अपने परिवार को बनाते हैं, यानी कि एक आदमी से कोई परिवार नहीं होता। इत्यादि वर्ड जो होते हैं वो हमारे समूहवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। जैसे झुंड, सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, फौज, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं समूहवाचक संज्ञा को बताने वाले। अब बेटा मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है आपको, और वो आपको करना है, उस एक्टिविटी को करके और सेंड करना आपको।
या कमेंट में बताना अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है जिस वर्ड के नीचे रेखा लगा रखी है, लाइन लगा रखी है। रेखांकित संज्ञा शब्दों के नाम लिखें। वैसे तो एक वाक्य के अंतर्गत कई संज्ञा आपको मिल जाएंगे, परंतु यहाँ हमें उसी संज्ञा के बारे में बताना है जिसके नीचे लाइन लगा रखी है। जैसे हाथी जंगल में रहता है, तो यहाँ पर हाथी का नाम लिया जा रहा है, तो हम हाथी क्या होता है जिसको नाम से पहचाने व्यक्तिवाचक होती है, तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे इस वाक्य में जंगल भी हो सकता था, जंगल एक स्थान हो जाएगा। और आगे करेला स्वाद में कड़वा होता है। आप ध्यान से पीछे की वीडियो को पढ़ेंगे, पीछे वीडियो में देखेंगे और कड़वा कहाँ आ सकता है, कौन सी संज्ञा का उदाहरण हो सकता है। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा का बताना। मैदान में बच्चे, एक मिनट, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे का संज्ञा बताना है। दिल्ली भारत की राजधानी है। वैसे तो यहाँ पर दो, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर हम दिल्ली के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। यहाँ पर गंगा भी संज्ञा है, भारत संज्ञा है, पवित्र भी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है। एक वाक्य में कई संज्ञा हैं, बट आपको एक का ही नाम बताना है। सेना देश की रक्षा करती है, सेना का बताना है कौन सी संज्ञा है। पानी एक रंगहीन व स्वादहीन पदार्थ है, पानी का बताएंगे आप। आज देश में रावणों की कमी नहीं है। ध्यान से समझेंगे बेटा, मैंने वीडियो में अच्छी तरह बताया है कि जो एक ऐसा नाम जो व्यक्तिवाचक में होता है और फिर वो बहुवाचक बन जाए अपनी अच्छाई या बुराई के कारण, उसकी तुलना की जाए तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ये पहले भी मैंने बता चुकी हूँ आपको। चुनाव के समय नेता लोग अपना प्रचार करवाते हैं, नेता। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे, और अगर आप थोड़ा थोड़ा भी 10-15 मिनट हिंदी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हिंदी संस्कृत इस तरह के सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ते हैं, जब पेपर आ जाते हैं उसी दौरान आप पढ़ते हैं। परंतु आजकल तो बेटा पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। आजकल अनसीन पैसेज होते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं, उन्हीं में से छांट कर आप बहुत कुछ कर लेते हैं पेपर में, यानी कि पास होने लायक तो उसी में हो जाता है। और बेटा वो अपठित गद्यांश भी आपको तभी अच्छी तरह आपके काम आएंगे, उनमें अच्छे मार्क्स आपके तभी आ पाएंगे जब आपको व्याकरण आती होगी। किसी भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह जानने के लिए उसकी व्याकरण आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है और किसी कारणवश से आपने नहीं पढ़ पाए, पेपर में नहीं पढ़ पाए, और अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो बेटा 50% पेपर व्याकरण पर ही आधारित होता है। 50% पेपर व्याकरण पर आधारित होता है। आजकल पढ़ाई का पैटर्न बहुत ही आसान बना दिया है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखकर थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी संज्ञा वाले टॉपिक के बारे में कभी डाउट नहीं रहेगा।
और बेटा व्याकरण जो होती है, ग्रामर जो होती है, वो ये नहीं होता कि 3rd क्लास की व्याकरण अलग होती है, 4th की अलग होती है, 5th की व्याकरण होती है, सभी क्लासों में काम आती है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।